जीवों की कृषि पर निर्भरता एवं विज्ञान की समाज में उपयोगिता। देश के स्वाधीन होने के समय हमारे देश में कृषि की अवस्था दयनीय थी। हमें प्रतिवर्ष विदेशों से अधिक मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। अतः देशों को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सन 1966 से 67 ईस्वी से सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। सिंचाई, अधिक उत्पादन देने वाले बीजों के प्रयोग, खाद, कृषि के आधुनिक यंत्रों, वैज्ञानिक विधियों, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि की समस्या एवं उसका समाधान, सिंचाई की सुविधा का अभाव। इसके लिए सिंचाई के साधनों का विकास करना होगा। किसानों की भाग्यवादी प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें शिक्षित करना होगा, जिससे वह प्राकृतिक संकटों एवं रोगों से फसलों को बचाने के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर सके। भूमि की उर्वरता का ह्रास, कृषि में जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ाना होगा तथा समय समय पर उर्वरता को बचाने के लिए भूमि को पड़ती भी छोड़ना होगा। मिट्टी का कटाव, तीव्र मानसूनी वर्षा, अनियंत्रित पशुचारण, वृक्षों की अनियंत्रित कटाई, मिट्टी के कटाव से उर्वरा शक्ति नष्ट होती रही है। अतः उचित प्रवाह व्यवस्था, पशुचारण रोक तथा वृक्षारोपण आदि द्वारा मिट्टी के कटाव में रोका जा सकता है। कृषि खाद्य संस्थाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का अधिक से अधिक खोलना, जिससे किसान लोग ऋण ले सकें और उसे अच्छे खादों का, अच्छे बीजों का उपयोग कर सकें। दोषपूर्ण बाजार की व्यवस्था, कृषि उपजों के उचित बिक्री होने के लिए सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। वे व्यापारी लोगों को अनाज बेच देते हैं, इससे उनको उचित रूप में मूल्य प्राप्त नहीं होता है। अतः कृषि उपजों की बिक्री के लिए सरकारी व्यवस्था होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़ एवं सूखे के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान होता है एवं समय समय पर लगने वाले रोग भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः फसलों की बीमा द्वारा किसान के हानि की भरपाई की जा सकती है। प्राकृतिक प्रकोपों से हुए हानि को भी इसके द्वारा पूर्ति किया जा सकता है। इस समस्या के बाद भी भूमि का दोषपूर्ण वितरण, खेतों का छोटा आकार, कृषि में उन्नत बीजों के प्रयोग की कमी, कृषकों का शिक्षित होना, मिट्टी परीक्षण केंद्रों का अभाव, कृषि अनुसंधान की जानकारी का अभाव आदि अन्य अनेक समस्याएं हैं जिन्हें उचित कदम उठाकर दूर किया जा सकता है। कृषि के उत्पादन में निम्न प्रकार की फसलें होती हैं। रबी फसल से गेहूँ और जौ, खरीफ फसल चावल और मक्का, तिलहन फसल मूंगफली, तिलहन, सरसों, मिश्रित फसल कपास, अरहर, ईख। रीले फसल व्यवसाय, मिश्रित फसल व्यवस्था की सुविधा फसल उत्पादन में किया जाता है। रीले फसल व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें फसल काटने से पहले दूसरी फसल लगा दिया जाता है। मिश्रित फसल व्यवस्था में कई अनुकूल फसलें एक साथ लगा दिया जाता है, जैसे अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, कपास को पंक्तियों के मध्य लगा दिया जाता है। अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए इसके पोषक तत्व पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन की विशेष आवश्यकता होती है। कार्बन की अधिकता होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, इससे अधिक से अधिक अनाज पैदा होते हैं। भारत में दालों और सोयाबीन, तिलहन की फसलें एवं शक्कर फसलें का विशेष
महत्वपूर्ण भाग है। दाल प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है। दालें फलियों वाले पौधे हैं। अरहर की दाल पहले 3 से दिनों में प्राप्त होते थे। वर्तमान किस्म की अरहर की दाल को 150 दिन में ही तैयार किया जा रहा है। सर्दी एवं गर्मी में मूंग में उड़द लगाकर संभव हो रहा है। रजमा पौधा मैदानी भागों में भी लगाना संभव हो रहा है। दालों की फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को शरण देती हैं और वे वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन स्थिरीकरण करते हैं। सोयाबीन को ऊंचे क्षेत्र पर, चावल के मेड़ पर और सह उपज के रूप में कपास, मकई, बाजरा, अरहर के साथ उगाया जा सकता है। अधिकांश ये चीज़ें मध्य प्रदेश में होती हैं। तिलहन फसलें मूंगफली, तिल, राई, रेड़ी, सरसों, अलसी, ये सभी तिलहन फसलें हैं। सदियों से तिलहन फसलों की खेती सीमांत और उप सीमांत भूमि में की जाती है। इसमें पोषण और जल आपूर्ति दोनों की कमी होती है। मूंगफली हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। गन्ना भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता ऊंची है वहीं हमारा प्रयास अधिक गन्ना उपजाने का होना चाहिए। ठीक तरीके एवं तकनीकी से यदि गन्ना को उपजाया तो इतना गन्ना उत्पन्न हो सकता है कि गन्ना मिल के लिए पूरे वर्ष गन्ना की कमी नहीं होगी। सन 1960-61 में गन्ना उपलब्धि की मात्रा 4.7 किलोग्राम था। वर्तमान में 1984 और 85 में यह बढ़कर 10.7 किलोग्राम गन्ना उपलब्धि हो गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गन्ना का यदि हम लोग उचित ढंग से, तकनीकी ढंग से प्रयोग करें तो गन्ने का भी अभाव नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग अत्यधिक लाभप्रद हुआ है। कृषि क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसे विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग आवश्यक है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कृषि के बेकार पदार्थों के उपयोग में लगाया जाता है। जैसे गोबर गैस संयंत्र है, इसके द्वारा कृषकों को ईंधन तथा प्रकाश की समस्या तो हल ही होती है, साथ ही कृषि के लिए अच्छी खाद भी प्राप्त हो जाती है तथा गोबर की समस्या भी हल हो जाती है। प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी होता है। राष्ट्रीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र को प्रकाशमान कर दिया है। आज के समय में किसान अपने खेतों को जोतने में आधुनिक ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। समय समय पर सिंचाई के लिए आधुनिक नलकूपों का उपयोग किया जा रहा है। फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अच्छे खादों का उपयोग किया जा रहा है। फसल को सुरक्षित करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग भी लिया जा रहा है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संसाधनों के उत्पादन और उत्तमता को बढ़ाया जा सकता है। फसलों को लगने वाली बीमारियों को नष्ट किया जा सकता है। भारत में जहाँ 70% लोग कृषि में लगे हुए हैं, फसल के उत्पादन में उसकी रक्षा के लिए जो नियम अपनाते हैं हमारी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। अधिकतर उत्पादन के तरीके पुराने हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसके सुधार के उपाय लिए जा रहे हैं। किसान के पास बहुत कम ज़मीन है, साथ ही साथ उनके साधन भी बहुत कम होते हैं। इसलिए आधुनिक युग में वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि द्वारा उनकी इस प्रकार से समस्याएं हल करना होगा। इस प्रकार से आज हम लोग ये परिचर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई या दिक्कत होती है तो आप संचार माध्यम से या सर्व साधन से आप पूछ सकते हैं, उसकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है।